अस्सलाम को फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। ये मिशन थोड़ा मुश्किल था, इसलिए आज मेहर और बासम भी उनके साथ इस काम में शामिल थे, जबकि रोहिल का काम इन सबसे ज्यादा मुश्किल था। इन चारों को 2 दिन के अंदर गुलहान के तमाम बंदों को मौत के घाट उतारकर 20 को खुशखबरी देना था, जबकि गुलहान के 250 बंदों में से अब सिर्फ 204 लोग बचे थे। बाकी के लोग मिशन के जंगल में फैल गए थे, तो वो दोबारा उनका कोई पता न चल सका। और इन गुमशुदा बंदों की लाशें डॉन ने गिराई थी, तभी तो इसे वो टॉप 1 डिवोर्स मिली थी। अब उनके पास 2 दिन थे, जबकि 20 का हुक्म मिलते ही वो लोग अपने तमाम हथियार लेकर जंगल की तरफ रवाना हो चुके थे, ताकि इनके आदमियों की जगह ढूंढ सके। उफ, यहाँ कितने कांटे हैं, मेरी तो सारी पेट ही छिल गई है। अब घर जाकर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। नौफल की बात पर बाथरूम से गुड़गुड़ देखने लगा, जबकि दूसरी तरफ महर भी नौफल की बात पर मुस्कुराने लगे, जिसको हुरैन ने हाथ मारकर चुप करवाया, क्योंकि ये वक्त मुनासिब नहीं था इन तमाम फजूल बातों का। और हुरैन बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ये मिशन आपका सबसे बड़ा मिशन था। नौफल, अपनी चोंच बंद रखो, तुझे पता नहीं है कि हम इन नस्वारियों के इलाके में आ चुके हैं। तेरी ये जनाना हरकतें एक दिन हमें बहुत बड़े नुकसान से डाल देंगे। बासम ने धीमे मगज साथ लहजे में कहा। नौफल मुंह बनाता हुआ बंदूक ताने आगे बढ़ता गया, मगर जब सामने का मंजर देखा तो सब संजीदा हो गए। नौफल फायर करने के लिए आगे बढ़ने लगा, मगर बासम ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो लोग एक नहीं 50 से भी ज्यादा थे। ऐसे में उन पर सामने जाकर फायर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हथियार उनके भी पास ही थे। बासम के इशारे पर महर ने अपने बैग से कोई बम नुमा चीज निकाली और उनका नट ढीला करके बासम को दिया। फिर बासम ने पूरी जान लगाकर बिना किसी की नजर में आए वो बम सामने बैठे 50 आदमी के बीच फेंका था, जिसके गिरते ही हर तरफ धुआं फैल गया था। बस यही मौका था इन सवारियों पर वार करने का। वो लोग बिस्मिल्लाह कहकर आगे बढ़ने लगे। अभी वो आदमी इस धुंध में अपना हथियार तलाश कर पाते, वो चारों उनके चारों तरफ से पहुंच गए और फायर करने लगे। तकरीबन ये फायर पूरे 15 मिनट तक जारी रहे और वो लोग कामयाब हो गए, क्योंकि गुलहान के 50 आदमी को वो मौत के घाट उतार चुके थे, मगर उनके ठिकाने से कुछ खास मालूमात बरामद नहीं हुई थी। मगर अब उनका अगला निशाना नदी के पार था, जो कि वो लोग कल करने वाले थे। शेहराम डाइनिंग पर उसका इंतजार कर रहा था। जब वो धीमे कदम से चलती हुई डाइनिंग रूम में आई, अपनी कुर्सी पर बैठ गए। वो ऐसा ही कर रही थी कि उसे उसके डैड से बात करनी थी, इसलिए कि वो शेहराम की बातें खामोशी से मान रही थी, क्योंकि अब दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। इसलिए मुलाजिमों ने शेहराम के कहने की मतलब बहुत सी डिशेस बनाई थी, और कल रात की तरह आज भी तमाम डिशेस बहुत ज्यादा स्पाइसी लग रही थी, जिन्हें देखा ऋषा आबरू का जाविया बनाते हुए हाथ आगे करने लगे। लेकिन उसने कुरमा ट्राई किया था, मगर उसमें बहुत ज्यादा मिर्चें थी। पहले उसने कुरमा ट्राई किया, मगर उसमें बहुत ज्यादा मिर्चें थी, तो उसने चिकन के लेग पीस अपनी प्लेट में निकाले और केचप से खाने लगी, मगर एक ही बैट में उसके खाने से धुआं निकलने लगा। फिर उसने मजबूरन बिरयानी अपनी प्लेट में निकाली और खाने लगी, मगर उसके लिए ये खाना भी बेहद मुश्किल था, जबकि शेहराम उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। जब अरीशा की नजर शेहराम पर पड़ी, तो वो बड़े पुरसकून अंदाज में खाना खाने में मसरूफ था, जैसे उसे मिर्ची का कुछ पता ही ना चल रहा हो। खरूस। अलीशा ने मुंह चुराया था, जिस पर शेहराम उसको देखने लगा, मगर फिर अचानक वो जल्दी से बिरयानी खाने में मगन हो गए। जबकि आधी प्लेट खा ही उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, वो जल्दी से पानी पीने लगी। उसका ये हाल देखकर शेहराम ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई। अलीशा अपनी प्लेट में चम्मच घुमाई जा रही थी। शेहराम ने बाइक खड़े मुलाजिम को इशारा करके मीठा लाने को कहा, जबकि शेहराम अपना खाना मुकम्मल कर चुका था। मुलाजिम ने जल्दी से कस्टर्ड की डिश अलीशा के सामने लाकर रखी, जिसे देखकर अलीशा बेचैन होने लगी। वैसे तो उसे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर आज इस खरूज की वजह से अलीशा को मीठा खाना पड़ रहा था। अलीशा ने जैसे ही कस्टर्ड निकालने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, शेराम ने अपनी प्लेट से फोक उठाया, उसके हाथ के आगे ही टेबल पर ठोंका, जिससे अलीशा ने जल्दी से अपना हाथ खींचा, वरना वो कांटा उसके हाथ में घुस जाता। ये क्या हरकत है? हरकत ही में तो बरकत है। अलीशा की बात पर शेराम ने फट से जवाब दे, जिस पर अलीशा से घूरने लगी और फिर सामने रखी कस्टर्ड की डिश को देखने लगे। शेराम उसे तरपाना चाह रहा था, न जाने उसे इस पागल लड़की को तंग करके इतनी खुशी क्यों होती थी। बहुत स्पाइसी खाना था, बहुत मिर्चें लग रही होगी ना, राइट ना? शेराम ने तो चलाते हुए कहा, जिस पर ऋचा उसे दांत पीसते हुए घूरने लगी थी। शेराम ने अपना कांटा वापस अपनी प्लेट में रखा और कस्टर्ड की डिश उसके करीब की। अब इतना भी जालिम नहीं हूँ कि तुम्हें मीठा भी ना खाने दो। उसके बाद ऋचा के चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट बिखरने लगी, जिसे देखकर शेराम का दिल किया कि इस ब्यूटी क्वीन की यह हसीन मुस्कुराहट पी जाए, मगर वो इरादे भी कुछ ऐसे ही रखता था। मगर मेरी एक शर्त है। शेराम के पापा अरिशा सिपाही नजर उसको देखने लगे, तो शेराम ने अपनी कुर्सी पीछे करके अरिशा की तरफ रुख किया, अपने लब्बों पर उंगली फेरने लगा। अलीशा को उसके इरादे कुछ अजीब से लगे। गिव मी आ किस। शेराव ने अलीशा की तरफ एक तरफा मुस्कुराहट उछाली। व्हाट? ऊंचा सुनती हो? किस करो मुझे? आर यू मैड? ये क्या बदतमीजी है? ओ हेलो मैडम, ये बदतमीजी नहीं मोहब्बत है। तुम्हें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतना हैंडसम, लविंग और मोहब्बत करने वाला हैंडसम हस्बैंड मिला है। शेराव ने उसकी आंखें दिखाते हुए कहा, जिस पर अलीशा ने उसे मजीद घूर कर देखने लगी। समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ,
तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन बेहुदा बातों में अमल करूंगी तो मिस्टर श्रीराम मलक, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, समझे तुम। और रखो अपनी इस डिश को अपने पास, और ये भी खुद ही ठोंस लो, क्योंकि ये भी नाम का ही मीठा होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं मिर्चे निकल आएंगे। अरीशा अकल दिखाते हुए अपनी बात मुकम्मल करके वहां से जाने लगी, जिस पर शेहराम ने एक ही हाथ से उसे बड़ी मजबूती से पकड़कर अपनी गोद में बिठाया। मिसेस अरीशा शेहराम मलक, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है बल्कि तुम्हारे शोहर का घर है, इसलिए यहाँ अपने मिजाजी खुदा के मिजाज के मुताबिक चलना होगा। फिर चाहे रात के 3 बजे ही क्यों ना किस मांगो तुम्हें देनी पड़ेगी, समझे तुम। श्रीराम के पापा अरीशा के तासरा एकदम उदास हो हुए थे, जिसे श्रीराम आसानी समझ चुका था। अच्छा बस एक किस कर दो, आई प्रॉमिस, फिर तुम आज जितना भी मीठा खाना चाहो तुम्हें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मिलेगा। और फिर आज तुम्हें तुम्हारे डर की आवाज भी तो सुनी है ना, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना यू नो ना तुम्हारे हस्बैंड का मूड कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं है। श्रीराम ने आखिरी जुमला अरीशा की नाजुक सी गर्दन पर उंगली फेरते हुए अदा किया था। अरीशा समझ चुकी थी कि अगर उसने ये बात ना मानी तो बदले में उससे कुछ ज्यादा ही मांग लेगा। वो अरीशा अब मजीद उसकी गुर्बत को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखती थी। अरीशा ने जल्दी से अपने लब्बू को श्रीराम के लब्बू पर रख दिया, जबकि श्रीराम उसके यूं अचानक वाले अमल पर थोड़ा हैरान मगर बेहद खुश हुआ। आखिर उसकी बीवी ने जबरदस्ती ही सही मगर पहली बार अपने शो को बोसा दिया था। श्रीराम आंखें बंद करके इसके लब्बू पर अपनी शिद्दत निछावर करने लगा था, मगर तब भी अरीशा ने उसे दूर धक्का दिया और वहां से उठकर डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई। श्रीराम समझ चुका था कि उसका यूं अचानक भाग जाना वो यकीनन बेहद शर्म महसूस कर रही होगी, इसलिए इस बार श्रीराम ने उसे कोई आवाज ना दी। वो अब तक अपने लबों पर उंगली फेरकर मुस्कुरा रहा था। उसकी ये मुस्कुराहट न जाने क्यों इतनी हसीन थी कि कोई भी उस पर मुकम्मल फिदा हो जाए, और हर डे को अपने पीछे फना करने का पूरा हुनर रखता था, मगर वो खुद किसी पर फिदा हो चुका था और इसके अलावा किसी और को देखता भी नहीं था। ऋषा कमरे में जाकर तेज तेज सांसें लेने लगी थी। वो शीशे के सामने खड़ी अपने आप को देखने लगी थी। क्या थी वो और क्या बना दिया था इस खुदगर्द शख्स ने। और वो किस तरह उसकी हर बात पूरी की जा रही थी सिर्फ अपने बाप के लिए, मगर वो था कि उसे इस लड़की के इस एहसास से कोई मतलब भी ना था। वो इस वक्त एक आलीशान घर के बाहर खड़ा जहन में कई सोच लिए इस घर को देख रहा था। बदले की आग उसके दिल में आज भी भड़क रही थी। वो अपनी इन गहरी आंखों को कई रात लिए खुद पर काबू किए खड़ा था। तुमने मेरे साथ जो भी किया उसके बदले में मैं तुम्हारे साथ जो करने जा रहा हूँ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। रोहित ने अपने इलेक्ट्रिक लाइटर को घूरते हुए कहा था। वो इस आलीशान घर को पल में हाँ करने के इरादे रखता था। रोहित ने उसके घर के आसपास पेट्रोल के ड्रम रख दिए थे और बड़ी होशियारी से घर के अंदर हर तरफ पेट्रोल छिड़क दिया था। उसके पीछे इस घर में उठने वाले आग के शोले उसे सुकून दे रहे थे। हर तरफ आग की आग थी। वो अब तक यूं ही घुटनों में सर छुपाए उदास बैठी थी, जबकि मुंह उसका अब तक जल रहा था क्योंकि उसने मीठा नहीं खाया था। मगर अपने शोर के लम्ब से उसे कुछ सुकून सा मिला था, मगर वो अब तक इस शख्स के बारे में सिर्फ बुरे ही नजरिए से सोच रही थी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और उसका शोहर यानी कि शेहराम अपने हाथ में कस्टर्ड की प्याली लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसके पास जमीन पर आ बैठा, जबकि रीचा उसे हाल नजर से देखती थी। शेहराम ने बिना कुछ कहे कस्टर्ड का प्याला उसकी तरफ बढ़ाया, जिस पर वो मुंह फेर गई थी, मगर शेहराम ने कोई सख्त रद्द अमल नहीं किया। माई डियर वाइफ, इसे जल्दी से फिनिश करो, शाबाश। शेहराम ने धीमी सी आवाज में कहा। अरीशा अब उसे गुस्से से देख रही थी। तुम समझते क्या हो खुद को? मैं आखिर क्यों मानूं तुम्हारी हर बात? क्या तुम्हें मैं इतनी मजबूर लगती हूँ? पहली बात, मैं खुद को वही समझता हूँ जो मैं खुद हूँ। दूसरी बात, तुम्हें मेरी हर बात मानी होगी क्योंकि ऑफिशियली शोहर हूँ तुम्हारा। तीसरी बात, हाँ तुम मजबूर हो, बहुत मजबूर। तुम मेरे शोहर नहीं हो, ये सब तुमने जबरदस्ती किया है और मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी कोई भी बात, समझे तुम। अब वो श्रीराम को गुस्सा दिला रहे थे, जबकि वाकई अब श्रीराम के चेहरे पर सख्त तासरात आ चुके थे। तुम मानो ना मानो, जबरदस्ती ही सही, मगर मैं तुम्हारा शोहर हूँ। और रही बात ना मानने की बात, तो मेरी जान तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। वो क्या है ना कि तुम्हारा वो जो बाप है ना, वो बेचारा अब इस बात से अनजान है कि उसकी लाडली बेटी एक जालिम इंसान के कब्जे में है। अब उसे तो बताना पड़ेगा ना। वो फिर अपने शोहर का तो तुम्हें पता ही है ना कि उसका मूड कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। अब मैं अपने ससुर जी को इतनी जल्दी ऊपर पहुंचाता हुआ अच्छा तो नहीं लगूंगा ना। श्रीराम की बात का मतलब साफ था। वो बातों ही बातों में अरीशा को धमका रहा था और अरीशा वाकई अब उसे खौफजदा होने लगी थी, इसलिए जल्दी से उसके हाथ से कस्टर्ड की प्याली लेकर जल्दी जल्दी कस्टर्ड खाने लगी, जबकि शेहराम उसे यूं खाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था, मगर वो अब भी कस्टर्ड की प्याली खाली करने में लगी हुई थी। जब ठीक से खा लो तो मेरे कमरे में आ जाना, मैं ससुर जी को कॉल करने लगा हूँ। अपने डैडी का सुनकर वो जल्दी से उठी। डन। गुड गर्ल। शेराम ने उसे आंख मारते हुए कहा, जिस पर अरीशा उसे तिरछी नजर से देखने लगी और शेराम के जाते ही उसके पीछे पीछे चली गई। शेराम टशन से टांग पर टांग रखकर बैठा अपने ससुर जी का नंबर डायल कर रहा था, जबकि अरीशा बराबर में बेसब्री से बैठी उसके कॉल मिलाने का इंतजार कर रही थी। जब शेराम ने उसकी तरफ झुका, जिस पर अरीशा थोड़ी सी पीछे की तरफ हुई। बात सुनो मेरी, अपने बाप की आवाज सुनकर अगर तुमने ज्यादा ओवर रिएक्ट किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरीशा उसके बाप पर नासमझी से उसको देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है,
अपनी ये जुबान बांध रखना वरना काट कर फेंक दूंगा। तो मैं उनसे बात कैसे करूंगी? तुम्हें किसने कहा कि बात करने को? तुमने तो कहा था। अब अपनी बात से फिर रहे हो तुम। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारे बाप की आवाज तुम्हें सुनाऊंगा, समझी? क्या मतलब इस बात का? तुम धोखा दे रहे हो मुझे। तुमने तो कहा था कि तुम बात करवाओगे मेरी उनसे। आगे वो कुछ कहते कि शहनाम ने उसके मुंह पर हाथ रखा। बस कर दो यार, कितनी बक बक कर रही हो। अब वरना मुंह बंद रखो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गलती के साबित तुम्हारे बाप को मिले। शहराम से डराते हुए कहने लगा, मगर वो बेचारी कर भी कह सकती थी। शेराम ने शफकत साहब को कॉल लगाई, जबकि एसके के जो अपने कमरे में बैठा अपनी बेटी को याद कर रहा था, अननोन नंबर से आती हुई कॉल को रिसीव करने लगा। अस्सलाम वालेकुम माय डियर सिस्टर जी। शेराम की आवाज सुनकर वो कुछ अजीब नजर से मोबाइल पर चमकते हुए नंबर को देखने लगा। सॉरी रॉन्ग नंबर, वो ये कहकर कॉल काटने लगा था जब भी शेराम की बात पर वो साहत हो गए। अरे सुसर जी, मैं अरिशा का हस्बैंड बात कर रहा हूँ। कौन हो तुम और कहाँ है मेरी बेटी? अरे अरे, आप परेशान क्यों होते हैं? आपकी बेटी मेरे कब्जे मेरे घर में महफूज है। अब यूं ही कह सकते हैं कि वो अपने घर में मौजूद है। अब जाहिर सी बात है, और उसका अक्सर घर उसके ईश्वर का गाड़ी होता है ना। शेराम की आवाज उन्हें जानी पहचानी लगी थी। वही तलख अंदाज, वही आवाज, वही लहजा, क्या क्या लगाने का अंदाज। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बात मेरी बेटी से करवाओ जल्दी। तुम जानते नहीं हो तुमने किसकी इज्जत पर हाथ डाला है। वो फोर्स सजी, कैसे बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों किसी की इज्जत पर हाथ डालूंगा? अलिशा शुरू से ही मेरी थी। एंड रही आपसे बात करने की, तो वो आपसे बात नहीं करेगी। मैंने उसे बहुत ही इंसिस्ट किया, मगर वो कहती है कि उसे मेरे अलावा किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना। शायद आपकी बेटी अपने हस्बैंड मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश है। एक्चुअली आपका दामाद है ना कि इतना केयरफुल। उसके बाद पर अरिशा गुस्से से उसको घूरने लगी। आखिर वो कितना बड़ा झूठा था और किस कदर झूठेपन का मुजाहरा कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ एसके यानी कि शफकत खान साहब अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे थे। जबकि अब अरिशा कुछ बोलने के लिए करीब पड़ने लगी, जिस पर शेहराम ने उसे गुस्से से घूरा। अरिशा की आंखों से आंसू निकलने लगे। बंद करो अपनी बकवास। मैं बहुत जल्द अपनी बेटी को ढूंढ निकालूंगा, चाहे तुम तुर्की के किसी भी शहर में क्यों ना छुप जाओ। अरे सुसर जी, आप क्यों हम हुआ तुर्की चले गए? आपने इतनी तकलीफ क्यों की? थोड़ा सब्र कर ले तो मैं आपको जल्द ही बता देता कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ। वो क्या है ना कि आपकी बेटी मेरी प्यारी वाइफ का फिलहाल हनीमून पर जाने का कोई मूड नहीं है, सो इसलिए हम पाकिस्तान में ही हैं। तुम चाहे जहाँ भी चले जाओ, मैं तुमसे अपनी बेटी को आजाद करवा कर ही रहूंगा, समझे तुम? अभी तुम जानते नहीं हो कि तुमने किससे पंगा लिया है। जस्ट शट अप। उसके दम के बाद शेराम का दिमाग घूमने लगा था। वो कहाँ किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त करता था। मिस्टर शफकत खान, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करना, वरना शायद तुम जानते नहीं हो तुमने किससे पंगा लिया था। अरीशा हमेशा से सिर्फ मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। और बेहतर होगा कि अगली बार अगर मैं कॉल करूं तो मुझसे लिमिट में रहकर बात करना। लिमिट क्रॉस करने की कोशिश की तो गलती से भी ना करना, वरना कार कर फेंक दूंगा। उम्मीद है आप तुम कौन हो वाले सवाल का जवाब बहुत अच्छे से समझ चुके होगे। तुम, श्रीराम ने तलह लहजे में कहा, जबकि आपकी रोबदार आवाज सुनकर अरीशा बहुत डर गई थी। और दूसरी तरफ एसके, जो कि अब थर थर कांप रहा था क्योंकि वो समझ चुका था कि फोन कॉल पर कोई और नहीं बल्कि बीस था। अलीशा अपने कमरे में बैठी हुई मसलसल रोई जा रही थी और वो जालिम शख्स किस तरह अपने उस पर जुल्म किया जा रहा था, जरा सा रहम नहीं कर रहा था। उसे उसके बाप तक से बात करने की इजाजत नहीं दी थी। अलीशा ने सोच लिया था वो किसी भी तरह इस घर से भाग जाएगी, मगर इस बात से अनजान थी कि उसका जालिम शोहर उसके रग रग से वाकिफ था। अभी वो इन्हीं सोच में गुम थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अच्छा समझी वही बदतमीज शख्स फिर से उसके पास आ गया है, मगर बाहर से किसी मुलाजिम की आवाज सुनकर उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई। बेगम साहिबा, दरवाजा खोले, आपको शायद साहब सुना रहे हैं। अरे कहो उन्हें कि नहीं आना मुझे। अलीशा ने गुस्से में चीखते हुए कहा, बेगम साहिबा आपको अल्लाह का वास्ता है ऐसा न कि अगर आप ना गई तो आपकी तो आएगी ही आएगी, मगर साथ हमारी भी शामत आएगी। वो मुलाजम डरते हुए कहने लगा, जिस पर अलीशा ने आंसू साफ किए और धीमे कदमों के साथ दरवाजे तक गई। जब दरवाजा खुला तो वो मुलाजम सामने सर झुकाए हुए खड़ा मसलसल चेहरे पर आए पसीना साफ कर रहा था। शायद वो शेराम के गजब से डर रहा था। अलीशा ने अब तक तमाम नौकर को इसी तरह डरते हुए देखा था। वो समझ चुकी थी कि वो जालिम इंसान अपनी वहशत हर हर एक हता के मुलाजिम वापस तारी कर चुका था। अलीशा इस मुलाजिम को अस्पताल में सर हिलाकर जाने का इशारा करने लगी और खुद बोझ कदमों से चलते हुए शेराम के कमरे की तरफ आने लगी, जबकि वो अंदर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। क्यों बुलाया है मुझे? वो अंदर दाल होते ही सामने बैठे शख्स से सख्त लहजे में ऊंची आवाज से मुहातब हुई, जिस पर सामने बैठा शख्स आंखों में आग लिए उसको घूरने लगा। गेट आउट। शेराम ने उंगली से वापसी जाने का इशारा करते हुए कहा, व्हाट? आई सेड गेट आउट। शेराम उसे इंतहा के कड़वे लहजे से मुहातब हुआ था, जिस पर वो एक पल के लिए सहम सी गई थी। मगर सामने बैठा शख्स जब कोई काम नहीं था तो बुलाया क्यों? बेवजह वक्त से आया। जस्ट शट अप, अभी मेरे कमरे से निकलो और मुझसे इजाजत लेकर अंदर आओ।
शेराम अब उसे फुल नजरअंदाज करते हुए कहने लगा, जबकि अरीशा को इस नफसियाती इंसान की कुछ भी समझ नहीं आती थी। वो पल भर में कैसा हो जाता था, मगर अरीशा को ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसे इस लहजे में बात करे। बात सुनो मिस्टर। अरीशा उसे उंगली से वार्न करते हुए कुछ कहने लगी, मगर सामने बैठा शख्स तो जैसे अब बहरा हो चुका था। वो अपने हाथ में पकड़े हुए अखबार पढ़ने में मसरूफ था, जबकि वक्फे वक्फे से बराबर में रखे हुए कॉफी के कप से सिप ले रहा था। अरीशा का दिल किया कि इसी कॉफी से उसका मुंह जला दे। वो पैर पटाती हुई उसके करीब गई, उसके हाथ से अखबार छीना, जिससे उसे सवाई नजर से घूरने लगा। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, समझे तुम? तो क्या हो, मैं बना दूंगा, वो भी बहुत जल्द। शेराम ने आंखें छोटी करते उसका मुकम्मल जायजा लिया। वो एक दिन में 10 बार कपड़े चेंज करती थी और इस वो ब्लैक टाइट्स के साथ रेड कलर की शॉर्ट शर्ट पहनी हुई थी, जिसका गला काफी हद तक बड़ा था और आस्तीनें काफी छोटी थी। व्हाट डू यू मीन? सारे मतलब आज ही समझा दो। शेरा पुरसकून अंदाज में बैठा काफी पी रहा था। उसका ये पुरसकून लम्स सामने खड़ी लड़की को किसी जहर से कम नहीं लग रहा था। अब जाओ यहाँ से और तमीज से, बहुत अदब से मुझसे इजाजत मांगो, और जब तक इजाजत ना मिले तब तक अंदर कदम ना रखना, बल्कि यूं ही खड़ी रहना। शेहराम उसे किसी बॉस की तरह हुक्म दे रहा था, मगर अरीशा को कहाँ पसंद था उसके हुक्म पर चलना, तो दूसरों की बातों को भी अपने पैरों पर की धूल समझते थे। मैं नहीं जाऊंगी। आई सेड गो। नहीं जाऊंगी, जो करना है कर लो। मैंने कहा कि जाओ, वरना वरना अरीशा बड़े आराम से ये कहकर अपनी नजरों का जाविया बदलने लगी, जबकि वो अब शेराम का दिमाग फिर से खराब कर रहे थे। शेराम ने वक्त जाया किए बगैर अपनी कॉफी का कप जमीन पर फेंका, जिससे वो डरी, जबकि शेराम ने यह अमल गुस्से में नहीं बल्कि बल्कि बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में किया था। साफ करो उसे। शेराम ने जमीन पर गिरे हुए कांच के टुकड़ों की तरफ इशारा किया। क्या? मैं? साफ करो इसे, वरना अपने बाप को कॉल करके कहो कि वो अपने आधे दिन गिनना शुरू कर दे। शेराम ने इस पर गुस्से से कहा था, जबकि अपने बाप का सुनकर उसकी थोड़ी अक्ल तो कम हो गई थी। मैं साफ करूं कैसे? मुझे तो ये सब नहीं आता। तो फिर सिखाया क्या है तुम्हारे बाप ने तुम्हें? हाँ, हर वक्त अकड़ दिखाना, दूसरों को ब्रांडेड ब्रांडेड गनवाना, अपने शोर से जुबान दराजी करना, यही सिखाया है तुम्हारे बाप ने तुम्हें? श्याम के बाप पर उसका सर झुकने लगा था, क्योंकि वाकई उसे सब काम नहीं आते थे। उसे उसके बाप ने बिल्कुल शहजादी की तरह पाला था। उसने सिर्फ हुक्म चलाना सीखा था, न कि किसी का हुक्म मानना। सुना नहीं तुमने कि मैंने क्या कहा है? लगाओ तुम्हारे बाप को फोन। नहीं, प्लीज प्लीज, मैं कर लूंगी। शराम की धमकी पर वो जल्दी से सीधी हुई। अब वो शायद में वाकई में डर गए थे। रफीक जी साहब, उसे सफाई का सामान ला कर दो। मुलाजम जो एक के बाद में भागते हुए कमरे के अंदर आया था, अब शेराम के बाप पर कभी नीचे पड़े हुए टुकड़ों को और कभी सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। क्या सुना नहीं है तुमने? जी 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 साहब। शेराम के सतलहजे पर वो कामता हुआ वहां से भागा था, जबकि अरीशा सर नीचे किए हुए खड़ी थी और वो साबुत अब वापस अपने निश्चित पर जा बैठा। वो टांग पर टांग रखकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आज से तुम इस तरह के कपड़े हरगिज नहीं पहनोगे। शराम को उसका इस तरह के कपड़ों में मुलाजमों के सामने आना बिल्कुल भी पसंद न था। वो साथ हिलाफ था, मगर वो तो डर कर मारे अब उससे बात की वजह भी नहीं पूछ सकती थी। आज से तुम सिंपल से शलवार कमीज पहना करोगे। शराम की बात पर वो बहुत हैरान हुई, और उसने कभी शलवार कमीज को करीब से देखा भी नहीं था। वो पहनती कैसे? मगर है, उसे सोचा तब की तब देखी जाएगी। अभी वो उसे आगे कुछ कहने लगा था, जब मुलाजिम झाड़ू पोछा लेकर आ गया था, जिसे देखकर अरीशा मुंह बनाने लगी, मगर जब शेराम पर नजर गई तो वो उसे काम करते हुए देखने का मुंतजिर था। शेराम ने मुलाजिम को हाथ के इशारे से जाने का कहा तो वो वहां से जल्दी से चला गया, जबकि अरीशा अब उसे झाड़ू और पोंछे को अजीब नजर से देख रही थी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तो फिर झाड़ू उठाओ और शुरू हो जाओ जल्दी, शाबाश। शेराम के कहने के दिए थे। अरीशा जल्दी से झाड़ू से कांच समेटने लगी, जबकि शेहराम उसे इस हाल में देखकर मजे ले रहा था, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए वो हाथ से कांच समेटने लगे, जबकि अब शेहराम के माथे पर बाल पड़े थे। उफ! एक कांच का टुकड़ा उसकी उंगली पर चुपा था, जिससे उसकी उंगली से खून निकलने लगा था, जबकि शेहराम थोड़ा परेशान हुआ था, मगर खुद को संभालना उसे आसानी आता था। ये क्या कर रही हो? दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? हाथ से कहाँ कांच सिमटता है? शेहराम वहीं बैठे हुए गुस्से से कहने लगा। अरीशा को लगा कि अब शायद उसे थोड़ा सा तरस आ जाए, जाकर कुछ लगा उस पर। अरीशा उठी और वहां से जाने लगे, मगर फिर उसकी आवाज पर पलटी। रुको, पहले ये काम मुकम्मल करो फिर जाना। वैसे तो ये एक छोटी सी चोट थी, मगर शेराम उसे बहुत अच्छी से जानता था कि वो इतने से जहम से भी डरेगी, मगर शेराम उस पर किसी किस्म का रहम नहीं करना चाहता था। अरीशा आंखों ही आंखों में आंसू लिए वापस जमीन पर बैठी और अपना काम मुकम्मल करने लगी, मगर अब भी उसे ये सब करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हाथ तेज चलाओ। शेराम की आवाज पर वो जल्दी जल्दी काम करने लगी और इस जगह पर पूरा पोछा लगाकर वहां से चले गई, जबकि शेराम किसी से कॉल पर बातें करने में मसरूफ हो गया था।